नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल रियल मैथ पर। मैंने आपको पिछले वीडियो में चैप्टर स्टार्ट किया था रिलेशन, जिसकी मैंने कहा था आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बतानी है। उसमें मैंने आपको पहला पॉइंट लेकर के बता दिया था ऑर्डर्ड पेयर, किरमित युग्म क्या होता है, उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल बताए थे और उसका मैंने थोड़ा कोशिश किया ज्योमेट्री के तरीके से आपको, यानी जो किरमित युग्म था वो बिंदु के रूप में कैसे रिप्रेजेंट होता है ना, वो मैंने आपको बता दिया था। तो उसी क्रम में हम आगे चलते हैं और आगे का जो उससे आगे का जो टॉपिक है वो है आपका कि समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, उसको समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने कहा दो सेट है, ठीक, और दो सेट है, वो कैसे सेट है? दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, यानी अरिक्त समुच्चय। एक सेट लिया मैंने ए और एक सेट लिया मैंने बी, दोनों ही कैसे हैं? नॉन एम्प्टी सेट है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं नॉन एम्प्टी का मतलब जो ए है ना, सेट ए, तो ये कैसा है? फाई नहीं है, और बी भी कैसा है? फाई नहीं है। ठीक है ना, नॉन एम्प्टी यानी कि अरिक्त समुच्चय। ठीक, अगर मैं इक्वल कर देता तो रिक्त समुच्चय हो जाता। ठीक, नॉन एम्प्टी सेट दो। अब जब दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, इसमें कुछ एलिमेंट होंगे। ठीक है ना, तो इसकी परिभाषा क्या है? मैंने कहा मान लीजिए इसमें एक एलिमेंट है ए और इसमें एक एलिमेंट है इसमें, ठीक है, मान लीजिए बी एलिमेंट है इसमें। ठीक, तो क्या कहना है इसका कि दो समुच्चयों से अवयवों को लेकर के बनाए गए किरमित युग्म, ठीक है ना, जितने भी संभव हो, यानी दो अरिक्त समुच्चय से यानी किरमित युग्म बनाए जाए, है ना, जितने भी संभव हो सके, जितने पॉसिबल हो सके उतने किरमित युग्मों को बनाएं, और बनाने के बाद जितने किरमित युग्म बने उनका एक समुच्चय बना दें। ठीक है ना, उनका क्या बना? एक समुच्चय। उसी को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है ना, दो सेट लिए मैंने तो बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है ना, तो कैसे? जैसे मैंने कहा सेट ए में ले लिया कुछ एलिमेंट, मैंने कहा 1 2 ले लिया। ठीक है, सेट बी लिया, इसमें कुछ एलिमेंट ले लिए, मैंने कहा मान लीजिए 2 3 4, ये ऐसे ले लो 3 4 5। ठीक है, इसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। भाई दो सेट हैं, इनके अवयवों को लेकर दोनों सेट्स के, है ना, जितने भी संभावित यानी जितने भी संभव हो सकेंगे, जितने भी किरमित युग्म बन सकेंगे, उन किरमित युग्म का हमें क्या बनाना है? एक नया सेट बनाना है। उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। और इस समुच्चय के कार्तीय गुणनफल को हम निरूपित किससे करते हैं? ए क्रॉस बी से। ऐसे इसको पढ़ते भी ए क्रॉस बी है, लिखते भी इस तरीके से। ठीक है ना, तो इसको बनाते कैसे हैं उसको समझते हैं। जरा देखिए, हमने कहा ए क्रॉस बी, ये बनाना है। क्या बनाना है? ए क्रॉस बी। तो देखिए जरा, किरमित युग्म छांटने हैं और उनसे बनाना हमें एक नया समुच्चय, जिसका नाम होगा क्या? ए क्रॉस बी। तो कैसे बनाएंगे इसको जानिए। देखिए मैंने लिखा पहले स्थान पर क्या है? ए, और दूसरे स्थान पर क्या है? बी। इसका मतलब पहले किसके एलिमेंट आएंगे? ए के, और बाद में एलिमेंट किसके आएंगे? बी के। अब लेना कैसे इसको, ये समझना हमें। देखिए जैसे मैंने इसका एक एलिमेंट लिया 1, तो इसका पहला एलिमेंट 1, इसका पहला एलिमेंट कितना? 3, तो 1 3 क्या ले लेंगे? 1,3। पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, किरमित युग्म बन गया कि नहीं बन गया? एक संभव हुआ। आगे बढ़ते हैं, एक के साथ इन तीनों का लेना है, इसका भी लेना है, इसका भी लेना है, इसका भी लेना है, तो कितना आएगा? 1,4 आएगा। ठीक है, फिर 1 का 5 के साथ लेना है तो 1,5 आएगा। फिर 2 का लेना है 2,3, 2,4, और फिर लेना हमें 2,5। ये इतने किरमित युग्म संभवतः इसमें बने। ठीक है, अब इन्हीं को हम क्या कर दें? मझले कोष्ठक में इसको बंद कर दें, तो एक नया सेट बन करके आया। क्या बनकर आया? एक नया सेट। उसी सेट का नाम हमने दिया क्या? ए क्रॉस बी। लिखते हैं इसको इस तरीके से, पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। तो ये एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। अब मैंने कहा मान लीजिए हमें निकालना है बी क्रॉस है। क्या निकालना है? बी क्रॉस है। तो जरा देखिए बी क्रॉस है कैसे।
अब पहले क्या है बी, बाद में क्या है ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले एलिमेंट किसके लेने हैं, बी के। तो बी कहाँ है, ये रहा, पहले एलिमेंट बी के लेने, बाद में एलिमेंट लेने ए के। तो बी का पहला एलिमेंट 3, इसका कितना 1, तो 3,1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, लिखते हैं, देखिए जरा 3,1, फिर 3,2, 3,2, फिर कितना लेना है 4,1, फिर कितना लेना है 4,2, फिर लेना आपका कितना 5,1, और फिर लेना आपका कितना 5,2। तो आपने ये देखा किस तरीके से हमने ये बनाया कि ए क्रॉस बी कैसे मिला, बी क्रॉस हमें बी क्रॉस ए कैसे मिला। ठीक है ना, तो ये आप निकालना सीखे होंगे और समझ में भी आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि हमें ये किस तरीके से निकालना है। ठीक है, अब जरा देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए जरा। मैंने कहा एक एग्जांपल और लिया, ए बराबर, ए लेना है, कुछ भी ले लो, कोई और सेट नाम ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ए कॉमा बी, और बी बराबर ले लिया मान लीजिए पी कॉमा क्यू, ये। अब इसका बनाना है, तो हमने निकाला ए क्रॉस बी। क्या निकाला है, ए क्रॉस बी। देखिए, तो पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए के एलिमेंट लिखेंगे, ए कॉमा पी, फिर ए कॉमा क्यू। ठीक है, सोचो जरा कि कैसे आ रहा है। मैंने कहा पहले ए है, बाद में बी है, पहले ए के एलिमेंट फिर बाद में बी के एलिमेंट। क्या बनाना है, इनका युग्म बनाना है, जोड़ा बनाना है, क्रमिक युग्म बनाना है। ठीक है, अब बी के साथ लेंगे, तो बी कॉमा पी और बी कॉमा क्यू, ये हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से निकला। अब बी कॉमा ए निकाला, क्या निकाला, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे। अब पहले एलिमेंट किसके आएंगे, बी के आएंगे, किसके आएंगे, बी के। तो कितना आएगा, बी कॉमा ए, सॉरी पी कॉमा ए, क्या आएगा, पी कॉमा ए, फिर आएगा आपका पी कॉमा बी, फिर आएगा आपका क्यू कॉमा ए, फिर आएगा आपका क्यू कॉमा बी। तो इस तरीके से आपने समझा कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए कैसे निकालते हैं। अब इसको समझिए आप, देखिए ये वाला ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए के बराबर है, नहीं है ना, क्यों नहीं है। यहां पे इसका ऑर्डर देखो, ए पी है, लेकिन यहां पे क्या है, ये है, ये युग्म अलग है, ये युग्म अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि दो क्रमिक युग्म कभी भी बराबर नहीं हो सकते। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, मैंने कहा था ए कॉमा बी ऐसे लिखे या बी कॉमा ए लिखे, ये दो क्रमिक युग्म हैं, अलग अलग है ना, एक ही नहीं है, अलग अलग। वहां भी बताया था अलग अलग, आप इसको नोट भी साइड में कर सकते हैं कहीं, ये आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये दो इस तरीके से ए क्रॉस बी निकला, इस तरीके से बी क्रॉस ए निकला। तो आप देख पा रहे होंगे यहां से कि ए क्रॉस बी इच कैन नॉट बी बी क्रॉस ए। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। लेकिन आप यहां पे ये चीज तो महसूस कर सकते हैं, क्या कि अगर मैं ये कहूं ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या बराबर है किसके, बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या के। देखो ये बराबर नहीं है, लेकिन ये बराबर है। ठीक है ना, यहां से तो ये क्या एक पॉइंट बनकर आ गया, आपका एक प्रॉपर्टी की तरह बन के आ गया कि ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस ए के, लेकिन इनमें आने वाले एलिमेंट तो बराबर हैं, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। यहीं से समझिए सेट, मैंने कहा था ना सेट पे ही चीजें सारी आगे चलेंगी। तो आप देखिए, अब ये सेट बना, तो जिस तरीके से वहां पर समुच्चय का क्या बनता था, किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय निकालते थे ना, उपसमुच्चय कितने होते थे, 2 की पावर n। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलिमेंट गिनो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर मैं ये कहूं ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करो, है ना, अगर ये कहा जाए कि ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करो, क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, तो सूत्र क्या होता था, 2 की पावर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, यानी कितना 16 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ऐसे पिछले बार जो एग्जांपल कराया वहां भी निकाल सकते हैं। अगर पूछ लिया यार प्रॉपर सबसेट, आ गया वही सबसेट वगैरह, फिर प्रॉपर सबसेट पूछ लिया, उचित उपसमुच्चय कितने होंगे, तो एक कम हो जाएगा, तो 2 की पावर 4,
टू की पावर 4 -1 यानी कि 16 माइनस से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा। अगर ये पूछ लिया जाए अरिक्त उपसमुच्चय पूछ लिया जाए, है ना, नॉन एम्प्टी सबसेट पूछ लिया जाए, तब कितना आएगा 2 की पावर n-1 यानी कि वही 2 की पावर 4 -1 यानी कि 15 माइनस 1 16। तो इस तरीके से उसका भी आपका यहाँ नियम बन जाता है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि ये आपके समझ में आ गया होगा कि A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, B क्रॉस A कैसे निकालते हैं। अब जरा देख लो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, ये भी जान लीजिए आप कि मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतीकात्मक रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलो देखिए आप, जैसे मैंने कहा ये A क्रॉस B बराबर कैसे लिखेंगे जरा देखिए, सेट ही तो था, अभी बताया था ना हल करके, कैसे लिखेंगे A कॉमा B, ठीक है, सच दैट A कहां से आया था सेट A से, और B कहां से आया था, और या तथा या एवं जो भी आप लिखना चाहें, एंड B कहां से आया था सेट B से। ठीक है, अगर हम यहाँ एक्स वाई लेना चाहें तो एक्स वाई भी ले सकते हैं, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कहां से आएगा ए से यानी एक्स बिलोंग्स टू ए, और बाई कहां से आएगा बी से यानी बाई बिलोंग्स टू बी। इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब जरा अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं तो अगर बी क्रॉस ए लिखना हो, बी क्रॉस ए इसको मैथमेटिकली लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बी कॉमा ए सच दैट बी कहां से आ रहा है, बी किससे आ रहा है, बी से आ रहा है क्योंकि पहले बी लिखा हुआ है, ये क्रम ध्यान रखना है ना। तो सेट बी, और ए कहां से आ रहा है, सेट ए से आ रहा है, सॉरी ए बिलोंग्स टू ए। तो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। अब समझते हैं इससे संबंधित प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी को देखते हैं कि किस तरीके से होती है। ठीक है ना, जरा देखिए, चलिए देखिए, मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था, है ना, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, बी क्रॉस ए कैसे निकालते हैं, और साथ में कुछ उसके एग्जांपल लगवाए थे। तो मैंने कहा था प्रॉपर्टीज बतानी, जरा देखिए प्रॉपर्टीज, है ना। पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू क्या है, बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी कैन नॉट बी बी क्रॉस ए। अभी निकाल के ही बताया था, वहां प्रॉपर्टी मैंने लिखाई थी कि ये आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, लेकिन इनमें आने वाले एलिमेंट, इसमें आने वाले एलिमेंट, इसमें आने वाले एलिमेंट दोनों कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी, इसके नोट देख लेते हैं। पहला नोट है यदि a इक्वल टू 5, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जो डिफाइन किया था, जो समझाया था ए क्रॉस बी निकालना, वो मैंने नॉन एम्प्टी सेट पे लिया था, अरिक्त समुच्चय पे लिया था। अगर अब ये कंडीशन अगर बने तब क्या होगा, तो जरा देखिए, यदि a इक्वल टू 5 यानी a कैसा है, एक रिक्त समुच्चय है, और b भी कैसा है, रिक्त समुच्चय। तो सोचो, दिमाग में बड़ा अपना विचार किया करो कि जब a में कोई एलिमेंट नहीं है, b में कोई एलिमेंट नहीं है, तो जब हम a क्रॉस b निकालेंगे तो उसमें भी तो कोई एलिमेंट नहीं होगा ना। तो a क्रॉस b, तब a क्रॉस b, है ना, तो a क्रॉस b कैसा सेट बन जाएगा आपका, 5 बन जाएगा। a क्रॉस b कैसा बनेगा, 5, यानी उसमें भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। आगे सेकंड पॉइंट, यदि a इज कैन नॉट बी 5, यानी कि 5 रिक्त समुच्चय नहीं है, मतलब a बराबर 5 नहीं है, यानी कि रिक्त समुच्चय नहीं है, और b भी रिक्त समुच्चय नहीं है, यानी दोनों ही फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का मतलब क्या, कि दोनों में ही एलिमेंट है। जो मैंने आपको a क्रॉस b का एग्जांपल लेके बताया था, उसमें एलिमेंट लिए थे ना, उसी तरीके से तब a क्रॉस b क्या 5 नहीं होगा, यानी रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो आपने देखा था उनमें क्या एलिमेंट आए थे, क्या आए थे, एलिमेंट। तीसरा है, यदि a डज नॉट इक्वल टू कितना है, 5, यानी a जो है ना आपका 5 नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं, लेकिन b 5 है। तो अगर ऐसे कहा जाए या ऐसे कहा जाए कि a इक्वल टू 5, b डज नॉट इक्वल टू 5, यानी इन दोनों में से या तो ये 5 हो जाए या ये 5 हो जाए, दोनों में से कोई एक हो जाए। दोनों 5 हो जाए तब तो a क्रॉस b 5 के बराबर होगा। दोनों ही अगर 5 नहीं है तो इनका आंसर जो आएगा वो 5 में नहीं आएगा, मतलब रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अगर दोनों में से कोई एक रिक्त समुच्चय हो जाए, चाहे वो a हो जाए चाहे b हो जाए, कोई भी एक, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब a क्रॉस b निकालेंगे तब भी a क्रॉस b हमारा जो निकलेगा वो एक रिक्त समुच्चय ही बनेगा, नल सेट ही बनेगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक,
आगे देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है दूसरे नंबर की, यदि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा, हो सकता है कब, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, कब, ए बराबर बी, यानी एक ही केस में ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर हो सकता है जब दोनों ही सेट ए और बी दोनों सेट आपस में कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, चलिए ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो गई होगी। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए जरा, यदि सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी है, पी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू कितना, पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू कितना, की, यानी ए में आने वाले अवयव पी, बी में आने वाले अवयव क्यू, तब फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी से जो सेट बनकर आएगा उसमें कितने अवयव होंगे, पी इंटू क्यू, यानी इसमें जो एलिमेंट आएंगे पी और इसमें जो एलिमेंट आएंगे क्यू, उन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। जैसे मैंने मान लीजिए कहा सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है, ठीक है, तो उसके ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, 3 दूनी 6 एलिमेंट आएंगे, जो उसमें पेयर बनेंगे वो 6 आएंगे। ऐसे ही अगला है, कौन से बता चुके, आगे आगे देखिए उसी में ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या, यानी ए क्रॉस बी के जो ए क्रॉस बी सेट बनेगा उसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे। भाई हमने सेट में उपसमुच्चय निकालना सीखा था ना, उचित उपसमुच्चय निकालना सीखा, अरिक्त उपसमुच्चय निकालना सीखा, ये सारी चीजें सीखी थी ना हमने। तो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, वहां 2 की पावर n, क्योंकि सेट एक सेट पर बात होती थी वहां पर कि एक सेट में कितने एलिमेंट है। यहाँ पर ए और बी का क्रॉस निकाला है, 2 सेट का क्रॉस निकाला है, तो दोनों के अलग अलग एलिमेंट का गुणा कर दिया, तो यहाँ पे सबसेट कितने बन जाएंगे, 2 की पावर पी क्यू। और थर्ड पॉइंट जो है ना, ए क्रॉस बी के अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या, यानी नॉन एम्प्टी सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर पी क्यू माइनस 1, यानी एक इसमें से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो फाई आता था ना, रिक्त सबसेट जो होता था ना फाई, उसको हटा देते हैं। ठीक, अगली प्रॉपर्टी है, यदि ये कहा जाए, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली है ना, इसी पे आधारित है, यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, यानी 2 सेट इस तरीके से हैं कि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन किसके लिए लगाते थे, कॉमन, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी रिक्त समुच्चय, तब क्या होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी निकालें और बी क्रॉस ए निकालें, उनका इंटरसेक्शन लें, तब क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5। ठीक है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। मैंने जो एग्जांपल कराए थे उनमें देखा भी था कि ए क्रॉस बी निकाला, बी क्रॉस ए निकाला, जब दोनों के एलिमेंट अलग अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब उनका अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। आगे ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए हमें क्लास के हिसाब से करना है, मतलब जो 11वीं क्लास के हिसाब से करना है, तब तो सूत्र लगा करके विधिवत तरीके से हल करेंगे। और अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा जाए तो डायरेक्ट देखते ही पता चल जाता है कितने एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, और उसका स्क्वायर मार दो तुरंत निकल जाते हैं। ठीक, बताएंगे अभी एग्जांपल से। तो ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट कितने कॉमन है, पी। मान लिया मैंने कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट पी है, तब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी में आने वाले अवयव और ए क्रॉस बी में आने वाले एलिमेंट और बी क्रॉस ए में आने वाले एलिमेंट का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, पी स्क्वायर। कितना, फॉर्मूला बन गया आपका पी स्क्वायर। अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। अगला है यदि ए सबसेट बी, यानी ए सबसेट बी, इसका मतलब क्या है, ए छोटा है बी से, यानी बी एक बड़ा सेट है, एक छोटा सेट है ए, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी होगी कि दोनों सेट आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल भी हो सकते हैं, इसलिए उसका इक्वल का साइन भी लगाए, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में आ जाए। ठीक है, तभी तो सबसेट बनेगा। आगे तब क्या होगा, ए क्रॉस सी, यानी ए के साथ सी का क्रॉस करा दें, उधर क्या करें, बी के साथ सी का क्रॉस करा दें, तब क्या होगा, ए क्रॉस सी के जो एलिमेंट आएंगे ना, तो कुछ एलिमेंट उसमें हमें मिलेंगे, यानी कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। आगे देखिए, ए क्रॉस बी यूनियन सी, यानी ए का अगर दो सेट के यूनियन के साथ अगर ए का क्रॉस करा दें तो क्या होगा, ए क्रॉस बी, यानी ए का बी के साथ क्रॉस होगा, यूनियन ए का सी के साथ क्रॉस होगा। ठीक है, फिर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या होगा, ए का बी के साथ क्रॉस होगा, इंटरसेक्शन ए का सी के साथ क्रॉस होगा। क्लियर हुआ ना। चलिए आगे, ए क्रॉस बी माइनस सी, तो ए का बी के साथ क्रॉस होगा माइनस ए का सी के साथ क्रॉस होगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी मैंने क्लियर करा दी। अब आपका
मतलब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ने इतनी सारी प्रॉपर्टी बता दी, रटनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इनमें से कुछ प्रॉपर्टी तो आपकी बेसिक लेवल की है। बेसिक लेवल कैसे, जो हम क्लास फर्स्ट ईयर 11वीं क्लास में पढ़ते हैं ना, उसके लेवल की, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बन जाए या मान लीजिए प्रूफ कराने के लिए देते। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज में ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम जो कंपटीशन का एग्जाम होता है वहां इनकी मदद से हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा करके क्वेश्चन हल हो जाएगा, जैसे यही वाली प्रॉपर्टी है। और एक चीज भाई, जब क्वेश्चन आते हैं ये प्रॉपर्टी कहां से बनी है, थ्योरी से ही बनी है, क्वेश्चन से ही निकाल के बनी है। तो क्वेश्चन जब पूछ सकता है तो क्या प्रॉपर्टी एग्जाम में नहीं पूछेगा, प्रॉपर्टी में तो पूछ सकता है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए और रिवीजन इनका इतना होना चाहिए कि अपने आप ही याद हो जाए, ठीक है ना। और जहां जरूरत हो वहां लगा दो, क्वेश्चन आया तो तुरंत देखते टिक लगा दो, हाँ ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अभी मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी, उनमें से कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिए हुए, जरा देखिए। पहला क्वेश्चन लिया है, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 5, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इक्वल टू 15, तब देन नंबर ऑफ एलिमेंट, तब फाइंड करना हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है ना। यानी सेट ए में अवयवों की संख्या 5 और ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या 15, तब हमें क्या करना है, सेट बी के एलिमेंट ज्ञात करने के कितने एलिमेंट होंगे। जरा देखिए क्या बताया था अभी हमने ये कहा था कि सॉल्यूशन इसका लेते हैं, क्या ये बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इक्वल टू, फॉर्मूला था आपका एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, ठीक है, पी क्यू करके ले लिया था हमने। अब एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना है आपका 15 इक्वल टू ये कितना आपका 5 इंटू एन ऑफ बी कितना है ये। तो यहां से अगर हम क्या करें, एन ऑफ बी अगर ज्ञात करें तो कितना आएगा, 5 का भाग लग जाएगा 15 में, यानी कितना आएगा 3, यानी 3 एलिमेंट आएंगे। अब ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो देखते ही लगा दो। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बने, हमें ऐसे दिख रहा है तो मैं दिख नहीं रहा कि इसका इसमें भाग लगा तो 3 आंसर क्लिक कर दो तुरंत, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा आपका। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा बढ़ा रहा हूं, अगर इसी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करो, तो कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 की पावर। अब ए क्रॉस बी में एलिमेंट देखो कितने आ रहे हैं 15, ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने हैं 15, तो कितना आया यहाँ पे आंसर 15 हो जाएगा, 2 की पावर 15, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि हमें कैसे हल करना है, ठीक है। इसको अगर फर्स्ट डालते हैं तो इसको आप सेकंड डाल देना, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन में 2 अरिक्त उपसमुच्चय पूछता है तो इसमें क्या होगा, एक -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यदि ए बराबर सेट इतना है, बी बराबर इतना है, तब नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, सॉरी गलत हो गया यहां पर, एन ऑफ बी क्रॉस ए इक्वल टू, ठीक है, इसको ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो जरा देखिए, सबसे पहले क्या करें हम, अगर हम 11वीं क्लास के हिसाब से देखें, अगर मान लीजिए हमें अगर कॉम्पिटिटिव बेस पर अगर इसको देखें तो क्या ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, तो ए और बी में सबसे पहले हम क्या देखें, प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी उसके हिसाब से कि कितने एलिमेंट कॉमन है। तो जरा देखिए 2 और 3, 2 और 3 दोनों में कॉमन है, नहीं 2 एलिमेंट कॉमन है। तब पूछ रहा है इसमें कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, तो क्या बताया था, p की पावर, क्या बताया था, p की पावर n, यानी जितने एलिमेंट कॉमन है उसकी पावर उसकी पावर n कर दो। तो अब मान लीजिए कि 2 एलिमेंट कॉमन, तो 2 एलिमेंट n स्क्वायर बोला था मैंने, क्या बोला था, n स्क्वायर, तो 2 एलिमेंट कॉमन था, 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, यानी कितने एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे, 4 एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे, कितने 4 एलिमेंट। अगर क्लास के हिसाब से निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करें, इसका ए क्रॉस बी निकालें, क्या करें, ए क्रॉस बी। जरा देखिए कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में आपको ध्यान देना, पहले क्या आ रहा है ए, बाद में बी, तो पहले ए के एलिमेंट आएंगे, बाद में बी के आएंगे। तो देखिए जरा ए क्रॉस बी, 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4
1,4, ठीक है, 2,2, फिर आएगा आपका 2,3, फिर आएगा आपका 2,4, फिर आएगा आपका 3,2, 3,2, 3,3 और फिर आएगा आपका 3,4। इस तरीके से आपका क्या निकला, A क्रॉस B। एक बार चेक कर लेते हैं, 1,2, 1,3, 1,4, ठीक है, 2,2, 2,3, 2,4, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 3,2, 3,3, 3,4। इस तरीके से आ गया आपका A क्रॉस B। अब निकालना क्या है, B क्रॉस A। क्या निकालना है, B क्रॉस A। तो B क्रॉस A कैसे निकालेंगे, देखिए जरा, B क्रॉस A निकालते हैं। कहां गिर गए यार, B क्रॉस A। तो B क्रॉस A में क्या होगा, पहले एलिमेंट किसके आएंगे, B के, बाद में किसके आएंगे, A के। तो जरा देखो 2,1, ठीक है, फिर 2,2, फिर कितना आएगा 2,3, फिर कितना आएगा 3,1, 3,1, फिर कितना आएगा 3,2, फिर आएगा आपका 3,4, ठीक है, 2,1, 2,2, 2,3 और 3,1, 3,2, 3,3। अब आएगा 4,1, 4,2 और 4,3। इस तरीके से ये B क्रॉस A आ गया। हमें चाहिए क्या, इन दोनों सेट का कॉमन चाहिए। क्या चाहिए, कॉमन। तो जरा देखो मैंने ये लिखा है, पहले कॉमन अगर निकालें A क्रॉस B, n ऑफ A क्रॉस B, ठीक है, इंटरसेक्शन n ऑफ B क्रॉस A। यहां सेट कॉमन नहीं करवा रहा, अगर सेट निकलवाता तो n नहीं लगा होता इसके साथ, इंटरसेक्शन सेट का करते तो जो एलिमेंट कॉमन होते उन्हें निकाल देते। चूंकि हमें सवाल को समझिए आप, n लगा दिया यानी एलिमेंट पूछ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, अब इसको देखना है। जरा देखो क्या क्या कॉमन हो सकता है। तो ऊपर जाएं, ऊपर देखें, देखिए इसमें आ रहा है आपका 2,2, इसमें आ रहा है 2,2, कॉमन है दोनों में, ठीक है। 2,3 यहां आ रहा है, यहां भी आ रहा है, देखो कॉमन है 2,3। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका यहाँ 3,4, देखो ये 3,4 आ रहा है, ये भी 3,4 आ रहा है ना। अच्छा आगे देखें, आगे आपका 2,4, 4,2, 3,2, 3,2, ये 3,2 है, यहाँ भी 3,2 है। इसके अलावा देखिए आप, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। 3,3 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 4,1 इसमें लेकिन ऊपर 4,1 नहीं है, 1,4 है, 4,2 नीचे है, ऊपर कहीं भी नहीं है, 4,3 यहाँ है लेकिन ऊपर नहीं है, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब टोटल एलिमेंट कितने कॉमन हुए, 4 एलिमेंट कॉमन हुए। कितने हो गए, 4। अगर इसी को मैं डायरेक्ट हिसाब से देखें, ठीक है, अगर डायरेक्ट पूछा जाता तो इसको जरा ऊपर समझ लें आप, नंबर ऑफ n ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन n ऑफ B क्रॉस A, ठीक है, इक्वल टू, जरा देखो अब हम ये देखते केवल कि A और B में कितने एलिमेंट कॉमन है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो देखो 2 और 3, 2 और 3 दो एलिमेंट कॉमन है, तो 2 की पावर n कितना करेंगे, वो n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर का मतलब आंसर कितना आता, 4। ये डायरेक्ट हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रॉपर्टी से संबंधित ये कुछ सवाल भी करा दिए, है ना। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको, इनको नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं आगे। अब आगे देखना है हमें एरो डायग्राम, क्योंकि रिलेशन पढ़ते समय जब रिलेशन तक हम पहुंच रहे हैं, इतनी सारी चीजें जान रहे हैं बेसिक से, तो हमें और भी चीजें जान लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्या है, कार्तीय गुणनफल का, कार्तीय गुणनफल का तीर आरेख निरूपण, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं जनरली, है ना, जल्दी जल्दी से समझ लेंगे इसको। निरूपण क्या बोलेंगे इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट
ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बाय एरो डायग्राम, एरो डायग्राम ये देखो, समझिए कैसे क्या करना है। ठीक है, मान लीजिए मैंने दो सेट लिए, एक सेट लिया एग्जांपल के थ्रू समझते हैं 1,2 और दूसरा एग्जांपल ले लिया 3, 4, 5। ठीक है, समझते देखिए जरा एरो डायग्राम। मान लीजिए इस सेट को निरूपित करने के लिए मैंने इस तरीके से एक सेट इस तरीके से, यानी कि वेन डायग्राम से दिखाते हैं ना, इस तरीके से ले लिया, दूसरा इस तरीके से ले लिया, तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। इसके एलिमेंट लिखो 1, 2, इसके एलिमेंट 3, 4, 5। निकालना क्या हमें, ए क्रॉस बी, यानी इनका हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है इनका, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ठीक है भाई, आपने मैथमेटिकली हल कर लिया, आप इसको एक आरेख के रूप में भी तो इसको देख सकते हैं ना, आरेख के रूप में कैसे हल कर सकते हैं। तो चलो देखिए 1 का 3 से, ठीक है, फिर 1 का 3 से हो गया और 1 का 4 से हो गया और 1 का 5 से हो गया, एक बार में तो ये हो गया। ठीक है, अगर मैं यहां लिखूं ए क्रॉस बी तो लिखते भी है साथ साथ ए क्रॉस बी। चलो देखिए 1 का 3 के साथ तो 1,3, फिर 1 का 4 के साथ 1,4, 1 का 5 के साथ 1,5। ठीक है, बन रहा है ना। अब देखो 2 का देखें तो 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ और 2 का 5 के साथ, तो कैसे लिखेंगे इसको, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ और 2 का कितने के साथ हो जाएगा, 5 के साथ। अगर हम इसका अगर निकालें जैसे हम निकालते थे उस तरीके से निकालें, तभी तो देखो ना 1,3 आ रहा है, 1,4 आ रहा है, 1,5 आ रहा है, 2,3 आ रहा है, 2,4 आ रहा है और 2,5 ये भी आ रहा है। तो हम वैसे निकालें, है ना, या इस तरीके से निकालें, तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका एरो डायग्राम से निरूपित करने का तरीका हो गया। ठीक है ना, आगे और देखते हैं इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको भी समझते हैं। कार्तीय गुणनफल का आलेखीय निरूपण, आलेखीय निरूपण, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आपको समझना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने दो सेट लिए, अभी जो लिए थे उसी को ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा a बराबर 1, 2 ले लिया और b बराबर ले लिया था हमने ऐसे, 2, 3, थोड़ा गैप हो जाएगा, सही रहेगा, b बराबर 4, 5। ठीक है, समझने में आसानी हो जाएगी, 4, 5। अब देखिए मतलब आलेखीय तरीके से इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये समझते हैं। देखिए ये आप जानते हैं 9th क्लास में आपने सीखा है ना, ये आपका XH और ये आपका क्या है YH। ठीक है, अब
ये सेट है, तो एक्स अक्ष पे हमने सेट ले लिया कितना, a बराबर 2,3, और वाई अक्ष पर सेट ले लिया हमने b बराबर कितना ले लिया 4,5। ठीक है, अब देखिए कैसे इस पर रिप्रेजेंट करेंगे, इसको समझते हैं। ये ओरिजिन हो गया, इस पर मैंने पॉइंट रख लिया 1 2 3 4, ऊपर ले लिया 1 2 3 4, मान लो ये ले लिया 5। अब देखते हैं जरा a क्रॉस b, क्या निकालेंगे a क्रॉस b। तो a क्रॉस b हम निकालेंगे तो जैसे a क्रॉस b चलेंगे तो क्या 2,4 आएगा। तो मैं इसका a क्रॉस b निकालूं, ये भी तो निकालना होगा हमें, फिर इसका इस पर निरूपण करना है। तो देखिए 2,4 2,5 3,4 और 3,5, ये इसका a क्रॉस b निकला। अब इस पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करना, कैसे इसको दिखाना, ये देखना। तो जरा देखो पॉइंट कितना, वो पहले क्या है त्रिमिति कितना 2 4, तो 2 कहां पे जा रहा है, यहाँ x अक्ष पे, x का मान मतलब 2, ये 2 पे जा रहा है, और 4 का यहाँ ऊपर 1 2 3 4, यानी यहाँ पर आ गया, कहाँ गया यहाँ 2,4, मान लो मैंने ये a ले लिया। ठीक है, या 2,4 वहां लिख सकते हैं। ठीक, अगला आ रहा है 2,5, कितना आ रहा है 2,5, तो 2,5 कहां पे आ रहा है, देखिए 2,5 ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, b ले लो इसको। फिर आ रहा है 3,4, तो 3 यहाँ पर आ रहा है, 4 का आ रहा है 1 2 3 4, तो 3,4 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 3 ये 4 ये आ रहा है, इसको c कह दो ये वाला। फिर आ रहा है 3,5, तो जस्ट इसको ऊपर चला जाएगा, तो 3,5 कहाँ आ रहा है यहाँ, ये। ठीक, तो इस तरीके से इसको हम क्या करते हैं, आलेखीय तरीके से इस पर हम, है ना, इस समतल पर हम इसको डिनोट करते हैं, निरूपित कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बता दिया। अब आपको नोट में एक चीज लिखनी है, क्या, देखिए वो क्वेश्चन के रूप में ही बन जाता है डायरेक्ट, है ना, नोट के रूप में आप लिख लें इसको। देखिए क्या लिखोगे, यदि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तब देखिए कैसे लिखेंगे इसको, R क्रॉस R, इसको लिखते हैं R² इक्वल टू, अब R के एलिमेंट है रियल नंबर, है ना, तो कैसे आएगा ये x, y सच दैट x कहां से आ रहा है, R में से आ रहा है, और y कहां से आ रहा है, वो भी R में से आ रहा है। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू R, और ये कॉमा लगा दो y बिलोंग्स टू R, या x, y बिलोंग्स टू R कर दो, x, y बिलोंग्स टू R। ये दोनों इस तरीके से आ रहे हैं, जहां R क्रॉस R बराबर R², ये क्या कहलाता है, R क्रॉस R² ये आपका कहलाता है R क्रॉस R बराबर R²। ये क्या करता है आपका, ये देखिए ये एक रियल लाइन है, ये भी एक रियल लाइन है, तो R क्रॉस R निकालते हैं R², तो ये एक कार्तीय तल को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है, कार्तीय तल को, एक कार्तीय यानी कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल को निरूपित करता है। निरूपित करता है, क्यों करता है इसको भी समझिए, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा पहले बता दिया था। ये R क्रॉस R बराबर R² एक कार्तीय तल को निरूपित करता है। क्यों, क्योंकि ये दो सेट हैं, इन सेट से हमने A क्रॉस B निकाला, A क्रॉस B में ये एलिमेंट आए। उसी तरीके से जब रियल नंबर का रियल नंबर से क्रॉस करेंगे तो एलिमेंट आएंगे, और वे सारे के सारे एलिमेंट, क्योंकि R क्रॉस R है ना, एक रियल लाइन है, एक रियल लाइन है, R क्रॉस R निकालेंगे तो जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट कहाँ आएंगे, इस समतल में ही तो आएंगे। ये एलिमेंट कहाँ आए थे, इस समतल में आए थे, ये सारे के सारे रियल नंबर ही तो हैं। जब इस समतल में आए थे तभी तो हमने कहा कि R क्रॉस R बराबर R² क्या होगा,
एक कार्तीय तल को निरूपित करेगा। किसको निरूपित करेगा? एक कार्तीय तल को, है ना, निरूपित करता है। क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि r क्रॉस r में आने वाले सभी एलिमेंट्स r क्रॉस r में होंगे, यानी इस समतल में होंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको a क्रॉस b के बारे में, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, उससे संबंधित प्रॉपर्टी और उसको निरूपित करने का एरो डायग्राम और ग्राफिकली मेथड किस तरीके से करते हैं, कैसे इसको निरूपित करते हैं, कैसे हल करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। ठीक है ना। अब अगले वीडियो में मैं इससे आगे जो भी रहेगा उसको उसी क्रम में मैं आगे लेकर के चलूंगा। ठीक है ना। आपको बहुत आनंद भी आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो इस वीडियो को पुनः फिर दोबारा से देखें। ठीक है। लेकिन साथ में फिर एक बार कह रहा हूं, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप पुराने वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि ये सारी चीजें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए और अच्छे से क्लियर हो सके। समझ में तो आपको आएगा, लेकिन शायद मेरा मानना है कि फिर आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।